नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आर मॉक टेस्ट में आज 8वीं सीरीज है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाएं जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखा करिए, रेगुलर इसको फॉलो करिए। साथियों, अगर आप आर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आर परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखते हैं, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म इसमें से अशुद्ध है। तो एक एक को हमको देखना पड़ेगा कि कौन से युग्म शुद्ध हैं, उसके बाद हम निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। सबसे पहले मक्षिका की बात करते हैं। मक्षिका जो है तत्सम शब्द है और मक्खी उसका तद्भव शब्द है, बिल्कुल सही है। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक का जो है तद्भव बुच्छू होता है। खट्टामल का जो है खटमल होता है। ये तीनों ही विकल्प सही दिए हैं। मरकटी शब्द जो है ये मगरमच्छ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मरकटी जो है किसका तत्सम रूप है, तो मरकटी का जो तद्भव है वो क्या है, मकड़ी। मकड़ी का जो है तत्सम होता है मरकटी। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखते हैं, जैसे कि बालुका एक तत्सम शब्द है, तो ये किसके लिए यूज होता है, बालू के लिए। इसी प्रकार बिंदी के लिए तत्सम शब्द क्या है, बिंदु। बाहर का जो है बहिर, वह का असौ, विछोह का विक्षोभ। बैल के लिए तत्सम क्या है, बलिवर्द। बेर का तत्सम बदरी है और बेल का तत्सम शब्द जो है बिल्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी महीनों से संबंधित कौन सा एक तत्सम शब्द सही नहीं है। यानी ये सभी जो है हिंदी मास के जो है तत्सम शब्द दिए हुए, इनमें से एक अशुद्ध है, इसका हमको पता लगाना है। भाद्रपद बिल्कुल सही लिखा है, श्रावण भी सही लिखा है, अग्रहायण भी सही लिखा है। चैत जो मास है ये गलत लिखा है। चैत के स्थान पर क्या होना चाहिए था, चैत्र होना चाहिए था। तो इसके बारे में और भी जो है महीनों के नाम देख लेते हैं। आषाढ़ का आषाढ़ होता है। भादो को क्या लिखते हैं, भाद्रपद। सावन का जो है तत्सम शब्द श्रावण होता है। फाल्गुन का जो है फाल्गुन होता है। कार्तिक मास का तत्सम क्या होता है, कार्तिक होता है। इसी प्रकार से अगहन का जो है अग्रहायण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है। तो वो कौन सा जो है युग्म है, तो इसको जो है हम व्याख्या से ही स्पष्ट कर पाएंगे। इससे पहले इसका उत्तर देखते हैं। सुरेश, जगदीश और जनार्दन, इस तीनों शब्द जो है अलग अलग जो है पर्यायवाची वर्ग के हैं। किस किस के हैं इसको देखते हैं। तो सुरेश जो है किसके लिए होता है, सुरेश जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। जगदीश किसके लिए होता है, ईश्वर के लिए कहा जाता है। और जनार्दन जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो तीनों ही अलग अलग होने के कारण ए वर्ग उसमें अशुद्ध था। अब इनसे रिलेटेड जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुरेश
जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसके अन्य शब्द क्या हैं? शक्र, पुरंदर, सुरपति, सुरेंद्र, देवेश, देवेंद्र और देवराज। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द ईश, प्रभु, जगन्नाथ। विष्णु के पर्यायवाची शब्द उपेंद्र, मुकुंद, अच्युत, नारायण, लक्ष्मीपति। अब जो अन्य विकल्प थे उनके बारे में भी एक बार ध्यान देते हैं। कीनास, समन और अंतक, ये सभी किसके हैं? यमराज के पर्यायवाची हैं। निर्झरणी, तरंगिणी, अपगा, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इला, नागेश्वरी और ब्राह्मी, ये सरस्वती माता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करना है। आप देख सकते हैं ये जो है पर्यायवाची जैसे ही शब्द दिख रहे हैं, तो इसमें से एक शब्द जो है जो समानार्थी नहीं है उसका हमको चयन करना है। तो इसमें से समानार्थी कौन सा नहीं है ये हमको देखना है। भागीरथी, जानवी और अलकनंदा, ये क्या है? ये गंगा जी के पर्यायवाची हैं, ये आप जानते हैं क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है। शैलजा इससे अलग है। शैलजा किसका पर्यायवाची शब्द है? शैलजा नदी का पर्यायवाची होता है। तो शैलजा जो है नदी का पर्यायवाची है और शेष सभी पर्यायवाची गंगा के पर्यायवाची थे। नदी के अन्य पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, आपगा और निर्झरणी। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। विशेष विशेषण का एक युग्म इसमें से अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है ये हमको देखना है। तो चारों को अगर आप ध्यान से देखें, नीचे शुरुआत करते हैं। पान का जो है पेय होता है विशेष विशेषण, वन का वन्य हो जाएगा, ऋषि का आर्ष होता है, लेकिन बुद्धि शब्द जो है इसका ज्ञान जो है नहीं होता है विशेषण। बुद्धि का विशेषण क्या होता है? बुद्धि का विशेषण शब्द बौद्धिक होता है, ना कि ज्ञान। अन्य कुछ जो है महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हैं। तो व्याकरण जो है इसका विशेषण क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। व्यवहार का व्यवहारिक हो जाएगा। व्यवस्था का व्यवस्थित। इसी प्रकार से व्यवसाय का व्यवसायी और व्यावसायिक। व्यक्ति का वैयक्तिक हो जाएगा। शरद या शरत, ये जो ऋतु होती है उसके लिए शारदीय जो है विशेषण शब्द होता है। शरण का शरणागत, शक्ति का शाक, शक का शक्की और शंका का शंकालु या संकित जो है विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का विशेष शब्द जो है ये अंग्रेजी के किस शब्द से सर्वाधिक निकट है? तो हिंदी का विशेष का क्या अर्थ होता है? अगर हम विशेष की परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, और साथ में परिभाषा में क्या लिखा रहता है? ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता जो है किसी विशेषण द्वारा बतलाई जाती है उनको हम विशेष कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो इसी परिभाषा में जो है इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। नाउन एंड प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम। एडजेक्टिव तो खुद ही विशेषण होता है। तो इस तरह से ए और सी ऑप्शन दोनों इसका जो है सही होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो विशेष क्या हो जाएंगे? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। जैसे मेरी गाय काली है, यहाँ पर गाय क्या है? विशेष है, वह काली शब्द क्या है? विशेषण है। तो स्पष्ट है कि विशेष का शब्द जो है नाउन व प्रोनाउन के नज़दीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विशेष विशेषण के। हंसी का हसोड़ या हसमुख होता है। स्वास्थ्य का स्वस्थ्य, स्वाद के लिए स्वादिष्ट या स्वादु। स्वर्ण का स्वर्णिम, स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक। स्वभाव का स्वाभाविक, स्वप्न का स्वप्निल और स्वदेश का जो है स्वदेशी या स्वादेशिक, ये जो है इसका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है जो वाक्य शुद्धि से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में वाक्य व उससे संबंधित अशुद्धि का प्रकार दिया गया है, इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो कभी भी नहीं शब्द जब प्रश्न में आता है उसको आप स्पेशली मार्क कर दें सबसे पहले। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ दी हैं इसका हमको सुमेलन करना है। तो एक एक को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पानी का एक गिलास लाओ, यहाँ पर क्या है? पदक्रम की अशुद्धि है। इसको हम आगे देखेंगे कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, यहाँ पर क्या है? प्रातःकाल और समय एक साथ आया है तो पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि, ये भी सही है। गांव के भीतर 2 कुएं हैं, तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि दी है जो कि नहीं है। यहाँ पर क्या अशुद्धि है? भीतर। भीतर क्या है? कारक है। तो गांव के भीतर शब्द का प्रयोग करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। गांव में
दो कुएं हैं, यही यहाँ पर पर्याप्त होता, तो के भीतर यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वह लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं जिससे आप समझ सकें कि इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। गांव के भीतर दो कुएं हैं, तो इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, गांव में दो कुएं हैं। पानी का एक गिलास लाओ, तो आप जानते हैं जो गिलास जो है पानी से नहीं बनता है, इसका पदक्रम क्या होना चाहिए था, एक गिलास पानी लाओ, तब ये सही हो जाता। फिर वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो प्रातःकाल में भी काल शब्द जुड़ा हुआ है, यानी समय का बोध करा रहा है, समय अलग से भी लिखा है, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। तो वह प्रातःकाल घूमने जाता है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। वह लोग जा रहे हैं, तो वह लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, वचन है, जो है बहुवचन है, तो वे लोग जा रहे हैं, तो वह की जगह वे हो जाएगा और जा रहे की जगह जा रहे हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प गलत है। प्रश्न किया जाता है, बिल्कुल सही है, प्रश्न के साथ हमेशा किया जो है क्रिया आती है। उत्तर दिया जाता है, उसमें भी दिया या देना क्रिया आती है। चित्र खींचा जाता है, तो आप जानते हैं कि चित्र के जो है स्थान पर यहाँ अगर फोटो लिखा होता है कि फोटो खींचा जाता तो ये शुद्ध होता है, लेकिन चित्र के साथ खींचा का प्रयोग नहीं करते, तो यहीं पर गलती है। छोटा अपने बड़े को अर्पित करता है, ये भी जो है सही है। अब अशुद्धियों को पहचानने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे क्रिया जो है हमेशा कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है। यदि एक साथ कई कर्ता होते हैं तो जो अंतिम कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया निर्धारित होती है, परंतु यदि कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक साथ वाक्य में हो तो हमेशा क्रिया जो है पुल्लिंग के अनुसार ही होगी, भले ही स्त्रीलिंग कर्ता बाद में आए। तो इस नियम को हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फोटो खींचा जाता है, सही है, लेकिन चित्र जो है बनाया जाता है, चित्र खींचा नहीं जाता है। हस्ताक्षर किया जाता है, बात पूछी जाती है। प्रश्न किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि कौन सी क्रिया कब जो है किसके साथ प्रयोग होती है। और छोटा अपने बड़े को अर्पित करता है, तथा अगर बड़ा अपने छोटे को कुछ देता है तो उसको कहते हैं प्रदान करना। अगला प्रश्न, अनुदार शब्द का विलोम क्या है। तो अनुदार का अगर आप जो है सीधे सीधे सोचते हैं तो अनुदार का विलोम उदार होता है, लेकिन विकल्प में वो तो है नहीं, तो हमको इसका कोई वैकल्पिक जो है देखना पड़ेगा शब्द जो अनुदार का विलोम अर्थी हो। तो यहाँ पर अनुदार का जो है सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, प्रतिक्रियाशील, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के उदाहरण देखते हैं। स्पर्धा का विलोम क्या होता है, सहयोग होता है। स्निग्ध का जो है रुक्ष होता है या अस्निग्ध होता है। स्थैर्य का जो है विलोम शब्द अस्थैर्य। स्थूल का सूक्ष्म। स्थिर चित्त का अस्थिर चित्त। स्थिर का चंचल या अस्थिर। स्थावर का विलोम शब्द जंगम। स्थायी के लिए अस्थायी या स्थानापन्न। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि विलोम पर ही आधारित है। दो जोड़ियां दी हैं विलोम शब्दों की, इनमें से कौन सा युग्म सही है या दोनों ही सही हैं, ये हमको जो है इसमें देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऐहिक। ऐहिक मतलब जो इस लोक का हो, और पारलौकिक यानी दूसरे लोक का हो। तो इस तरह से ये ए जो है ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर दैदीप्यमान यानी जो है प्रकाश से उज्जवल हो, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हो गया। और तिमिरोकित यानी जो है जो अंधेरे में हो। तो इस तरह से एक और दो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही माना जाएगा। ऐहिक का सामान्य अर्थ होता है भौतिक व सांसारिक, जिसका सही विलोम क्या, पारलौकिक है, यानी जिसका अर्थ है अज्ञात, अर्थात जो लौकिकता से परे हो या परलोक से संबंधित हो। देदीप्यमान का अर्थ है चमकता हुआ या प्रकाशमान, और उसका विपरीत तिमिरोकित का अर्थ जो है अंधकार से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से कौन सा सही है। अभिमान का जो है अर्थ क्या हो सकता है, झूठा घमंड, बिल्कुल गलत है। अमूल्य का जो है जिसका मूल्य ना आका जा सके, तो जो है केवल दूसरा जो है इसमें कथन सही है, दूसरा युग्म सही है, इसलिए केवल दो सही होगा। अब अभिमान जो है इसका स्वाभाविक अर्थ क्या होता है, स्वाभाविक गर्व, ना कि झूठा घमंड। झूठा घमंड के लिए शब्द क्या होता है, अहंकार होता है। अमूल्य के बारे में हमने देखा ही, जिसका मूल्य ना आका जाए, और बहुमूल्य जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, बहुत कीमती। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, यानी यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हम देखते हैं। एक एक को देखते हैं। वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। वह जो कीटाणुओं को मारे उसको कृमिघ्न कहते हैं, यानी कृमि का विनाश करने वाला, ठीक है ये भी। बिना पलक गिराए देखना जिसको निर्निमेष या अपलक भी कहा जाता है, तो ये जो है तीनों ही सही हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को उपत्यक्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका जो विपरीत होता है अधित्यक्या, यानी ये जो है यही गलत था। पर्वत के जो नीचे की भूमि होती है उसको उपत्यक्या कहा जाता है। कुछ अन्य जो है शब्द देखते हैं। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक को क्या कहा जाता है, अधिनायक, जिससे जुड़ा शक्ति है अधिनायकवाद। सर्वयुगानुकूल या जो हमेशा विद्यमान हो उसके लिए शाश्वत का प्रयोग किया जाएगा एक शब्द। संपूर्ण से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, समष्टि मूलक। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति कहलाता है। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, सामूहिक। और समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या है, करकच। अगला प्रश्न देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से सम्मिलित है। तो संघात्मक जो है यानी फेडरल सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। दोहरी शासन व्यवस्था बिल्कुल सही है, भारत में जो है आप इसका उदाहरण देख ही सकते हैं। एकल नागरिकता, यहीं पर ये गलत है क्योंकि ये संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं होता है। और शक्तियों का विभाजन होता है जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो इस तरह से केवल 1 व 3 जो है सही है, इसमें से दूसरा जो विकल्प था वो गलत था। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता के स्थान पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शक्तियों का विभाजन, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। और अब भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है, तो भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण माने जाते हैं। एक तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, और उच्चतम न्यायालय या स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए, इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं ये देखना है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप जो है जानते हैं कि जब संविधान संशोधन अधिनियम जो है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो वो अपनी जो है वीटो शक्ति का यानी निषेध आज्ञा का जो है उसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग ना होके ये उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो है कोई भी इसमें से सही नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अतः इस संदर्भ में राष्ट्रपति को कोई भी वीटो पावर या वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाओं व विवादों की जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा था। कथन 2 भी सही नहीं था। अगला प्रश्न। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। तो छत्रपति महाराज शिवाजी के संबंध में जो है ये कथन किसने कहे, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। तो ये जो है प्रसिद्ध कथन है जदुनाथ सरकार का। शिवाजी महाराज के संबंध में उपरोक्त कथन जदुनाथ सरकार का है। उन्होंने ज़्यादातर कथन मराठा इतिहास पर दिए हैं। अब शिवाजी की बात चली है तो उनके अष्टप्रधान जो उनका मंत्रिमंडल होता था उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार जो है उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहीं पर।
अष्टप्रधान क्या था? छत्रपति शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो है सबसे महत्वपूर्ण होता था और सबसे सम्मान का पद होता था। पेशवा राजा का विश्वसनीय होता था। शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंते को निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया था। अब शिवाजी के जो अष्टप्रधान था उसका जो है संक्षिप्त विवरण देखते हैं। सबसे पहले पेशवा की, जिसके बारे में हमने बात की कि ये राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था तथा राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर संभालता था। यानी राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, वो क्या होता था? पेशवा होता था। फिर एक पद था सरे नौबत, जिसको हम हिंदी में सेनापति कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती करना, संगठन एवं अनुशासन और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करना था। फिर मजूमदार या अमात्य, तो अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करता था। वाकया नवीश, ये जो है क्या था? गुप्तचर, सूचना एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था और घरेलू मामलों की भी देखरेख करता था। सुरुनवीस या चिटनिस, ये पूछा भी जा चुका है। तो ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना, परगनों के हिसाब किताब की जांच करना, और यही सभी जो इसके प्रमुख कार्य होते थे। इसके अलावा दबीर या सुमंत, जिनको हम आज के दौर में विदेश मंत्री का दर्जा दे सकते हैं, तो इसका मुख्य कार्य विदेश से आए हुए राजदूतों का स्वागत करना एवं विदेशों से संबंधित संधि विग्रह की कार्रवाई में राजा से सलाह और मशवरा आदि प्राप्त करना था। सदर या पंडित राव, इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारित करना, गलत काम करने एवं धर्म को भ्रष्ट करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों में दान को बंटवाना एवं प्रजा के आचरण को सुधारना आदि था। इसीलिए इसको दानाध्यक्ष भी कहा जाता था। न्यायाधीश, तो सैनिक व असैनिक तथा सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने एवं निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीश के पास होता था, जैसे आज के जज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया था। बिल्कुल सही कथन है ये। 1931 के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जात पात के स्थान पर पहली बार समानता पर बल दिया गया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है 1 व 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इससे संबंधित थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि कराची अधिवेशन की बात चली है। तो सरदार पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी पूछा जा चुका है। कराची संकल्प वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसको हम कराची संकल्प के नाम से जानते हैं। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प में निर्धारित किया गया कि राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण संकल्प या प्रस्ताव था, जो कि कराची अधिवेशन से संबंधित है और पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भाभर के दक्षिण में पाए जाने वाले तराई प्रदेश की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो एक एक कथनों को हम पढ़ते हैं। यहाँ महीन रेत और चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। बिल्कुल सही कथन है ये। भाभर प्रदेश की लुप्त नदियाँ तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो अत्यधिक गहराई पर होते हैं। तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार से 1, 2 व 3 कथन जो है यहाँ पर सही हैं। अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इसको समझना होगा। तो शिवालिक के गिरिपदों में सिंधु व तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसको हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। दी गई तीनों ही विशेषताएं जो है तराई प्रदेश की हैं, जो उसके नीचे का प्रदेश है। तराई प्रदेश में समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है, और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, यानी भाबर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भूभाग को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी इसका जो है
प्रादेशिक विभाजन है। एक तो तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र या जिसको हम गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहते हैं पॉपुलरली, तीसरा जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। सबसे पहले तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाबर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। यानी अगर आप जो है इस तरह से कंसीडर करें उत्तर प्रदेश के नक्शे को, तो सहारनपुर जो है से स्टार्ट होकर ये जो है उसके समानांतर देवरिया तक जो है फैला हुआ है। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। मैदानी क्षेत्र उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे जो है गंगा यमुना नदी का मैदानी दोआब भी कहते हैं। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस क्षेत्र को दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो बांगर क्षेत्र कहलाता है और खादर क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर जो है आपको विशेष रूप से समझना है, क्योंकि आप लोग कभी कभी जो है बांगर और खादर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बांगर क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है और नदियों के बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो बांगर क्षेत्र की उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि कृषि के लिए इसका उपयोग नहीं होता। तो दो बातें आपने कौन सी की कि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है क्षेत्र, नदियों का जो सामान्य जल होता है यहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसी कारण जब वहाँ पर पानी की कमी है तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम है, इसीलिए ये कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसके उल्टा जो है खादर क्षेत्र, यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी की परतों को एकत्र रहने से बना है। यानी ये पूरा क्षेत्र जो है नदियों से आच्छादित है और ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होता है। अब जो है आखिरी जो है प्रादेशिक विभाजन क्या है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से हम जानते हैं। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिण भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। ये प्राचीन पठार जो है नीस चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मध्य हिमालय का जो है निर्माण हुआ था मायोसीन पीरियड में या मायोसीन काल में। अन्य जो है हिमालय के जो भाग हैं उनके भी निर्माण काल के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य हिमालय का मायोसीन काल में हुआ था, महान हिमालय का ओलिगोसीन काल में हुआ था, शिवालिक जो श्रेणी है उसका प्लायोसीन में हुआ था और कश्मीर घाटी का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था कब तरलता संजाल में होती है? तो तरलता संजाल को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, यानी जब जो है कैश जो है ज़्यादा हो जाता है और बचत पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो आप जो है इसमें उत्तर गेस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ए, जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज न्यूनतम हो। कैसे होगा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब वर्तमान ब्याज दर कम होती है तथा बचत दर अधिक होती है तब तरलता संजाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी ब्याज दर कम हो जाए और लोग जो है बचत ज़्यादा करें तो उनके पास जो है क्या होगा, मनी ज़्यादा हो जाएगी, वो उसको डिपॉजिट कम करेंगे, इस तरह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इस दशा में मौद्रिक नीति जो होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो अप्रभावी हो जाती है, जिससे उपभोक्ता जो है बॉन्ड नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि ब्याज दर कम है। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको आप प्रायः न्यूज़ में सुनते रहे होंगे कि SLR जो है RBI ने कम कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है ये क्या है? इसका पूरा नाम जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ये बैंकों में आवश्यक धन रखने से जुड़ा हुआ होता है। कॉमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार एक निश्चित राशि नकदी, सोना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉन्डों में निवेश करना
होता है। इस पर रिजर्व बैंक नज़र रखता है ताकि बैंकों के उधार देने पर नियंत्रण हो सके। अगला प्रश्न, राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला कारक कौन सा है? तो आर्थिक विकास के मानक बहुत सारे होते हैं। जीडीपी से भी देखा जाता है, मुद्रास्फीति से देखा जाता है, सकल औद्योगिक उत्पादन से भी देखा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, वो है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा। राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला कारक प्रति व्यक्ति आय है। आर्थिक वृद्धि देश के व्यक्तियों के जीवन स्तर व जनसंख्या के मध्य वितरित आय के स्तर को संकेतक के रूप में कार्य करती है। किसी देश की जीडीपी सकल अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का सबसे अच्छा मापक होता है। राष्ट्रीय आय समिति की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, इससे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। आप लोगों ने महालनोबिस मॉडल बहुत सुना है और इनको जो है भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे और अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय को 246.9 रुपये का अनुमान लगाया था। यानी कभी आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि 1949 में या स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या था, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 246.9 रुपये का अनुमान जो है इस राष्ट्रीय आय समिति द्वारा लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? इस तरह के प्रश्न प्रायः बायोलॉजी के सेक्शन में पूछे ही जाते हैं। तो बायोटीन किसको कहते हैं? विटामिन B7 को। अब विटामिन B7 को बायोटीन या विटामिन H भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन H सामान्यतः इसको लिखा नहीं जाता है। तो पूछा जा सकता है कि विटामिन H क्या है, तो विटामिन B7 को ही विटामिन H के कहते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से शरीर में दर्द होता है, लकवा रोग हो जाता है। ईस्ट, गेहूं, अंडा इत्यादि इसके जो है प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अब हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा और जानना जरूरी है। यह जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B जो पूरा होता है ग्रुप, ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसमें लगभग 11 प्रकार के विटामिनों का ये समूह है। हालांकि अभी रिसेंट रिसर्चेज हुई हैं, उसमें 11 से अधिक अब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है पाठ्य पुस्तकों में 11 का ही उल्लेख किया जाता है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी इसकी जो है एक खासियत है। विटामिन B1 जो इसका जो है पहला ग्रुप है, उसमें इसको जो है इसका नाम क्या है रासायनिक? थायमीन है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है, जो कई बार पूछा गया है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से शरीर में भार में कमी आ जाती है। विटामिन B3 जिसको नियासिन या निकोटिनिक एसिड दोनों ही जो है नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जो कई बार जो है विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर विटामिन B5 की बात करें तो इसको हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, जिसके कारण जो है फटीग यानी थकावट, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग, स्टमक पेन, ये सब कंडीशंस होती हैं। लेकिन इसकी जो कमी है वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी इसकी कमी जो है ज़्यादातर किसी में पाई नहीं जाती है। तो इसीलिए इसके कुछ सिम्टम्स जो है बताए जाते हैं, जैसे पैरों में जलन, तलवों में तो बर्निंग फीट और अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, ये सभी जो है इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं। इससे कोई विशेष बीमारी नहीं होती, कुछ सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी कमी होने से शरीर में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति अरक्तता यानी खून की कमी होना, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। विटामिन B7 जिस क्वेश्चन में हमने डील किया, बायोटीन कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा जो है सल्की हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी और भूख में कमी तथा रक्त शून्यता यानी एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। B9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है,
और इसका संश्लेषण जो है कोलन में यानी हमारी आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी आती है, आरबीसी की परिपक्वता में कमी आती है और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए जो है इसको गर्भवती स्त्रियों को अलग से जो है आयरन के साथ जो है फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, जिससे उनमें जो है एनीमेटिक कंडीशन ना उत्पन्न हो। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और इसकी अधिक कमी होने की स्थिति में शरीर में स्नाविक दोष आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो अगर किसी का जो है एटॉमिक नंबर 26 है तो वो तत्व कौन सा है या उसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आयरन या Fe से इसको डिनोट करते हैं। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 26 होता है। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। यानी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर प्रोटॉन की संख्या दी हुई हो तो वो जो है हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, उसमें और कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वहीं पर अगर हम द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार की बात करते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं या एटॉमिक वेट कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को जो है हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है सीधे सीधे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर क्या होगा। लोहा या आयरन की परमाणु क्रमांक जो है यानी एटॉमिक नंबर 26 है। इसका लैटिन नेम जो है फेरम है और इसका प्रतीक जो है Fe होता है। जो अन्य विकल्प दिए थे उनको भी देख लेते हैं। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, जिसका जो है परमाणु क्रमांक 19 होता है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, इसका 13 होता है। और चांदी को Ag से डिनोट करते हैं, जिसका जो है 47 होता है। अगला प्रश्न, नीला कशीस जिसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम जो है प्रचलित नाम क्या है? तो नीला कशीस या कॉपर सल्फेट को हम तूतिया भी कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी तरह से उजला थोथा जिसको हम सफ़ेद कशीस कहते हैं, ये क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। कली चूना या इसको चूना पत्थर कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO इसका फार्मूला है। और भरबरा सिंदूर, इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, HgS। अब जो है यहाँ पर कुछ और रासायनिक पदार्थ जो कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। साधारण नमक हम सभी जानते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड या NaCl कहते हैं, NaCl से इसको डिनोट करते हैं। खाने का सोडा, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कभी कभी आप लोग जो है खाने का सोडा, धोने का सोडा और कास्टिक सोडा, इनमें तीनों में कंफ्यूज जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को आज और अभी ख़त्म कर लीजिए। जो खाने का सोडा होता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और NaHCO3 से इसको डिनोट करते हैं। धावन सोडा यानी धोने का सोडा जो होता है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और कास्टिक सोडा जो है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको NaOH से डिनोट करते हैं। लाफिंग गैस जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं पॉपुलरली। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है और ये हाइड्रेटेड भी होता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। फिटकरी जिसको हम इंग्लिश में एलम कहते हैं, तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट। इसी प्रकार से चिली साल्ट पीटर, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल या तूतिया, ये कॉपर सल्फेट होता है। इसी प्रकार से उजला थोथा जिंक सल्फेट, हरा कशीस फेरस सल्फेट, सोरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड और TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जो एक जो है विस्फोटक का अवयव होता है। फिर हाइपो कई बार पूछा गया है, हाइपो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। मार्स गैस में क्या होती है, मीथेन होती है, CH4।
और हैवी वाटर या भारी जल, इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये D2O से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, क्या ये सही है? परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित नहीं होता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ये भी कथन गलत है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल उल्टा दिया है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के पर आधारित होता है। तो इसमें से कौन से सही नहीं है इसमें पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में सना मौर्य ने विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है, वे किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? तो सना मौर्य जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है और उन्होंने एंटी रिले के इस्तीफे के बाद जो है कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा आयुध फैक्ट्री में भारत और रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो कोरबा आयुध फैक्ट्री है इसमें जो है राइफल प्लांट का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और इस फैक्ट्री में असाल्ट AK-203 राइफल की 7.5 लाख राइफलें तैयार की जाएंगी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे कुछ दिए हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं, ये हमको जो है इस प्रश्न में बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। चकेरी हवाई अड्डा, जिसका स्थान क्या है? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अब उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हवाई अड्डों को एक नज़र देख लेते हैं कौन सा कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम लोग कॉमन पॉपुलरली जो है अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, ये वाराणसी में है। बमरौली अच्छे तरह से आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा ये भी जो है कानपुर का ही है। दीनदयाल उपाध्याय, इसका जो है और नाम क्या है? खेरिया, ये आगरा में है। सरवासा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। फैजाबाद हवाई अड्डा फैजाबाद में ही है। जेवर हवाई अड्डा जो भी निर्माणाधीन है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा इसके नाम से ही जुड़ा है। इसी प्रकार झांसी हवाई अड्डा झांसी में, गोरखपुर का गोरखपुर में है। ताज हवाई अड्डा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये ग्रेटर नोएडा में है। IIT कानपुर कल्याणपुर हवाई अड्डा जिसको कहते हैं, ये कानपुर में है। नाथ हवाई अड्डा बरेली ये बरेली में है। और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। कुशीनगर हवाई अड्डा भी ये प्रस्तावित है, ये कुशीनगर में बनने जा रहा है, जो कि सब ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अन्य कुछ प्रमुख शहर देखते हैं, जैसे मथुरा है यमुना नदी के किनारे है। ललितपुर बेतवा नदी के किनारे है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, लद्दाख को भारतीय संसद ने कब आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे, 31 अक्टूबर सन 2019। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। लद्दाख के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। राजधानी इसकी दो हैं, एक लेह और एक कारगिल, क्योंकि एक ग्रीष्मकालीन है एक शीतकालीन है। क्षेत्रफल इसका जो है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी बहुत ही कम है, 2,74,289। जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है, क्योंकि जो है ज़्यादातर एरिया जो है ये बर्फ़ से घिरा हुआ और वीरान एरिया है। 4.6 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व हुआ है। तो कुल 2 जिले हैं। प्रमुख भाषाएं यहाँ की हिंदी, तिब्बती और लद्दाखी हैं। अगला प्रश्न, किसका मिलान इनमें से सही है?
तो एक एक को चेक करते हैं। वुडरो विल्सन, इन्होंने क्या किया था? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हेनरी ड्यूनेंट, ये रेड क्रॉस की स्थापना इन्होंने की थी। गैरी वॉल्टी, इन्होंने रेड गार्ड्स की स्थापना की थी। तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सारे ही विकल्प सही हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज की सीरीज में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उसकी व्याख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप उसको जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी करते चला करिए। और इस वीडियो को अगर आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो इसमें से जुड़ा कोई भी तथ्य जो है आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आपसे छूटने नहीं पाएगा। मिलते हैं आगे। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।